मैं आपको आज इस वीडियो में नरेशंस के कुछ रूल्स हैं उन पर बात करूंगा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से जुड़े हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो और भी है, पहले मैंने बनाया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि हमारा जो पूरा नरेशन है वो दो पार्ट में बढ़ जाता है। रिपोर्टिंग एक पार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और हमारे जो नरेशन का दूसरा हिस्सा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। हमें यहां ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को। ठीक है, अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ वर्ब के रूप में क्या होता है, अक्सर ये कुछ सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब्स इनका प्रयोग होता है। से, अच्छा, प्रेजेंट में से और सेस, ठीक है, से और सेज, पास्ट में सैड, है ना, और सैड टू। तो इनको रिपोर्टिंग वर्ब मान के चलते हैं, सर यही इनका प्रयोग होता है। हालांकि और भी कुछ प्रयोग हो सकते हैं, जैसे कुछ सर्टन स्पेलिंग्स में ये आस्क्ड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या आस्क हो सकता है, इस तरह से भी ये हो सकता है। लेकिन प्रमुख रूप से देखा जाए तो से, सेज, सैड और सैड टू, या से टू और, अच्छा, ये टू का कोई विशेष महत्व नहीं है। टू तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो टू का प्रयोग होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू का प्रयोग नहीं होगा। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये मैंने प्रीवियस एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा एक लाइट डाल दें। रिपोर्ट मतलब होता है कि सूचना देना, मतलब किसी इवेंट को, किसी भी घटना को या किसी भी स्थिति को उसे ऑब्जर्व करना, उसे देखना, सुनना, समझना, और बाद में वही बात किसी और को जाके कह देने को हम लोग रिपोर्ट कहेंगे। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच में यही होता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, किसी बात को या किसी भी अपनी जो उसकी कही बात है उसे रिपोर्ट करता है, लेकिन वो बात वहां सामने नहीं बोलता है, किसी और से कहता है। अच्छा, वो सामने उन बातों को रखेगा तो वो डायलॉग फॉर्म में हो जाएंगे। और डायलॉग फॉर्म में क्या होता है, कई बार रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हमें कोई रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट दिया हुआ, जैसे रोहन, देखो, जिसने सिर्फ डायलॉग फॉर्म में केवल रोहन दे दिया और इस तरह से आपका प्रयोग कर लिया। उसके बाद उसने क्या लिखा, आगे लिख दिया, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अच्छा, अब यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, ये एक बात है ना। अच्छा, ना इसको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से इनक्लोज किया, ना यहाँ से सैड या सैड टू कुछ भी दिया, लेकिन एक जनरल सेंस में हम इसको पास्ट में मान लेते हैं, तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते थे, रोहन सैड। अच्छा, अपनी तरफ से चाहे तो ऑब्जेक्ट के रूप में टू मी, या जैसा आपको उचित लगे, हिम या ही, जो भी आप, हिम या हर, जो आप चाहें उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। रोहन सेड टू मी, और फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आप यहां इसको इंक्लोज कर दीजिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब चाहे इस तरह से लिखा जाए चाहे इस तरह से लिखा जाए, दोनों स्थिति में वो डायरेक्ट स्पीच है, यानी बात को डायलॉग फॉर्म में कहा गया है। ठीक है, डायलॉग्स आप समझ रहे हैं, डायलॉग यानी जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो ये जो हमारे बीच में, आपके बीच में जो बातचीत, जो कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो डायलॉग के फॉर्म में रहता है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो रोहन सेड टू मी यू शुड ओबे योर पेरेंट्स है, तो रोहन, अगर इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए तो सैड को सामान्य वाक्यों में क्या करना है, यहाँ ऑब्जर्व करना है। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है जिसमें किसी व्यक्ति को कोई सलाह दी जा रही है। तो असर्टिव सेंटेंस में सैड अगर टू लिखा है, मतलब सैड के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये सैड टू है, वो उसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, प्रथम वाक्य का अर्थ है रोहन ने मुझको कहा, दूसरे वाक्य में थोड़ा सेंस बदल के हो जाता है, रोहन ने मुझे बताया। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ दैट लगा दिया जाता है। अच्छा, रोहन ने किसको बताया, मुझको बताया। अब जब मुझे बताया तो मैंने बोला रोहन सेड टू मी कि यू, तो यू किसको रेफर कर रहा है यहाँ,
यू जाहिर सी बात है कि तुम कौन हो, मैं हूं, तो यू मैं को रेफर करता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो यहाँ मी से इसका रिलेशन क्रिएट होगा, तो ये मी क्या हो जाएगा, आई में बदल जाएगा। ठीक है। अच्छा, शुड अगर पहले से दिया हुआ है तो शुड को चेंज नहीं करना, आई शुड रहेगा, ओबे। यू और योर आपस में कनेक्टेड है, उसी प्रकार से आई के साथ, जब यू के साथ योर था तो फिर आई के साथ वो वहां माई में बदलेगा, माई पेरेंट्स, सॉरी यहाँ एस लगा हुआ, माई पेरेंट्स। तो इस प्रकार से देखेंगे आप लोग, तो रोहन टोल्ड मी दैट आई शुड ओबे माई पेरेंट, तो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये आपका डायरेक्ट स्पीच का जो वाक्य है वो यहाँ इनडायरेक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के जो हिंदी अर्थ है उस पर भी थोड़ा ध्यान रखें तो देखिए समझ में आएगा। रोहन ने मुझको कहा कि तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा बात बदली गई, थोड़ा सा बदलाव किया कि रोहन ने मुझे बताया कि मुझे मेरे माँ बाप की बात माननी या मुझे मेरे माता पिता की बात माननी चाहिए, तो थोड़ा सा बदल जाता है। तो मुख्य रूप से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो जो बदलाव आते हैं वो यहाँ प्रोनाउन से जुड़े रहते हैं, जैसे ये प्रोनाउन है यू और योर अक्सर। ठीक है। और बाकी क्या बदलाव हो, कहाँ कैसे होते हैं, वो सब एक प्रीवियस क्लास में इसी आपको मिल जाएगा चैनल पे ही, उसमें बताया है कि किस तरह से चीजों को वहां बदलना है। यहाँ हम एग्जाम्पल्स के जरिए चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है कि जो सैड और सैड टू है वो कई प्रकार की वर्ब में बदल सकता है, आप अपने अनुसार उसे बदल सकते हैं। वो आपको किस प्रकार का भाव या किस प्रकार के सेंस से जुड़ा हुआ है। मान लो कोई वाक्य है, देखिए जैसे सी सैड, विल यू प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है। तो सी सैड विल यू प्लीज कीप क्वाइट, सॉरी यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। कीप क्वाइट, तो सी सैड विल यू प्लीज कीप क्वाइट अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये जो विल यू प्लीज है, अगर देखा जाए तो यू के आगे विल का प्रयोग हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो रही है और फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट प्रयोग हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दे दिया गया। तो भले ही लग तो ये अगर देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए इसको, सरफेसियल ऑब्जर्व किया जाए इसका, तो ये जो सरफेस पर तो ये क्वेश्चन मार्क की वजह से और विल के इस प्रकार से प्रयोग की वजह से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली विल यू प्लीज या आपके कैन यू प्लीज से प्रारंभ होने वाक्यों को अगर आप डायरेक्ट स्पीच के रूप में देखेंगे तो इन्हें आप इंपैरेटिव मान के चलेंगे, और ये जो विल यू प्लीज या कैन यू प्लीज है इसको यहाँ पूरी तरह से हटा देंगे। अच्छा, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है इसीलिए जो सैड को क्या कर देंगे, सी रिक्वेस्टेड। ठीक है। अच्छा, सी रिक्वेस्टेड, अब उसने रिक्वेस्ट किससे की होगी, सी रिक्वेस्टेड मी, मान लो मैंने अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर लिया, सी रिक्वेस्टेड मी, ये विल यू प्लीज पूरा हट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट है, तो आपको क्या करना है, टू, यानी कि ये जो मेन वर्ब यहाँ पर जो दिया उसे इन्फिनेटिव में बदलना है, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट में जो बदल देना है, तो टू कीप क्वाइट, फुल स्टॉप करना, बाकी क्वेश्चन मार्क या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सब हट जाता है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू कीप क्वाइट ये हो जाएगा आपका। ठीक है। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे रमा said to her mother, Rama said to her mother, can you please let me
गो टू माय फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये जो फ्रेंड्स करके जो लिखा है मैंने, ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, उसके घर को इंडिकेट करता है। अपोस्ट्रोफी किसी भी नाम के साथ इस तरह प्रयोग किया जाए तो उसकी जगह को या उसके स्थान को रेफर करेगा, उसके रहने या उसके कार्य करने के स्थान को। ठीक है, तो आप फिर से ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि रमा अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रही है, कैन यू प्लीज। ठीक है, तो आप क्या करें, इस साइड को यहां से क्या करें, रमा रिक्वेस्टेड हर मदर, रमा रिक्वेस्टेड हर मदर कैन यू प्लीज का कोई नीड नहीं है, आप सीधे लेट पर आए, लेट वर्ब फॉर्म में है, इसको आप टू लगा के इंफिनिटिव में बदलें, टू लेट। ठीक है, सॉरी, हाँ टू लेट हो गया। मी क्योंकि रमा से जुड़ा हुआ है तो रमा के अनुसार अभी ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से जुड़ा रहेगा हमेशा, तो उसके अनुसार ये हर हो जाएगा, लेट हर गो टू माई ऑब्जेक्टिव के, सॉरी पजेसिव केस में तो पजेसिव में हर हो जाएगा, हर फ्रेंड्स। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अपोस्ट्रोफी का साइन है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वाक्य आपको क्या सेंस दे रहा है। आपको केवल सतही तौर पर ये नहीं देखना है कि वो किस प्रकार का वाक्य है, और भाव के अनुसार ही ये जो सेट टू है वो कई प्रकार से वर्ब में अलग अलग बदलता है। अब जैसे देखिएगा, भाव के अनुसार पर सेट टू और किस चीजों में बदल सकता है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को कोई आदेश दिया जाए सपोज, ठीक है, जैसे The teacher said, do not make a noise in the class. अब बहुत स्पष्ट बात है, जब अध्यापक किसी को कुछ बता रहा है तो जाहिर सी बात है, और इस सेंस में बोल रहा है, अगर उसका बोलने का टोन ऐसा है, इंपेरेटिव है, तो डू नॉट मेक अ नॉइज, तो वो आदेश दे रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ द टीचर, क्योंकि आदेश दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है, तो फिर उसे सैड को आप लोग ऑर्डर्ड कर देंगे, द टीचर ऑर्डर्ड। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर किसको किया जा रहा है, छात्रों को किया जा रहा है, तो आप चाहें तो द स्टूडेंट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिपोर्टिंग वर्ब यू कैन अप्लाई, आप इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ द स्टूडेंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई बहुत आवश्यक चीज नहीं है। मैंने कहा यहाँ डू नॉट दिया हुआ है। ठीक है, आदेश वाली स्थिति में दैट वगैरह को कनेक्टर में प्रयोग नहीं करना, टू को करना है। पहले नॉट लीजिएगा और वर्ब के आगे आपको टू प्रयोग करना है, नॉट टू। डू का प्रयोग नहीं होगा, डू को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। इस प्रकार से कई वीडियोस में कई उदाहरणों के जरिए हम इनको समझाएंगे कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट। इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना काफी है, और भी कई चीजें हैं और उसको हम लोग पूरा कई सारे वीडियोस के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं तो